नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में साइंस की क्लासेस ले रहे हैं। और ये साइंस की क्लासेस आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और आपको भी पता है कि ये साइंस की क्लासेस से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर बन रहे हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसा लेवल रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस क्लास में बताता हूँ। और ये क्लास आपको रोजाना 12 बजे मिलती है। तो 12 बज चुके हैं, ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप मेरे साथ में जुड़ चुके हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इस सेशन को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर कर देंगे तो आपके साथी, अपने साथी जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुप टी की तैयारी चाहते हैं, साइंस की ऐसी क्लास चाहते हैं जिसमें आपको वो लेवल बताया जाए जो आपका एग्जाम्स में आ रहा है। तो जो एग्जाम में आ रहा है वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सामने लेके आ रहा हूँ। तो आप चाहते हैं ऐसी क्लास, तो आपको ये क्लास मिल रही है जिसमें मैं आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर आपको बहुत बेहतरीन क्लासेस दे रहा हूँ। और जो साथी जुड़ते जाएं भाई, एक बार शेयर जरूर करते जाएं। बाकी का आपको पता है कि हमारी एक एप्लीकेशन है जहां पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिएगा। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? बाई एससी एप्लीकेशन है। और ये बाई एससी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा, रजिस्टर सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर, और उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन टू कंटिन्यू आएगा, जहां पर लॉगिन कर लेंगे फिर आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर आपको हमारा होम पेज जो कि इस प्रकार का रहेगा। और इस होम पेज पे आपको बहुत सारे बैचेस जो हैं वो मिल जाएंगे। और इन बैचेस की अगर मैं बात करूं तो ये बैचेस आपके कम से कम, मैं बात करता हूं तो बहुत ही सस्ते दाम पर, एक पॉकेट मनी के आधार पर बनाए गए बैच हैं, जहां पर आपको पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में पढ़ाता है। और इसके अलावा जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं एक अच्छे स्किल्स के साथ में आपको इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहां पर भी आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। आप चाहते हैं होमगार्ड की तैयारी करना, आप चाहते हैं यूपीएसआई की तैयारी करना, आप चाहते हैं कांस्टेबल की तैयारी करना, आप चाहते हैं एसएससी जीडी की तैयारी करना, आप यहाँ पे किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कोर्स मिलने वाले हैं। और इन कोर्स की जो कीमत है वो प्रेजेंट टाइम में आपको 99 में मिल रही है। तो 99 रुपए में आप एक ऐसा कोर्स चाहते हैं जहां पर आपको बहुत अच्छी तैयारी की जा सके, तो बेटा वो बाईएससी एप्लीकेशन है। और बाईएससी एप्लीकेशन पे सस्ता ही नहीं है, अच्छा भी है। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है उन चीज़ों पर फोकस जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जा रहा है। बाकी आपको अगर कोई डाउट होता है तो बेटा, ये जो नंबर आपको दे रखा है ना, 8266981579, इस नंबर पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चाहे वो आपकी बैच की समस्या हो, चाहे वो आपकी यहाँ पे लॉगिन की समस्या हो, या फिर आपका कोई पर्सनल डाउट हो। पर्सनल का मतलब कि यहाँ पर आपको चूज करने में समस्या आ रही है कि सर हम कौन से कोर्स की तैयारी करें, हमने ये किया है, हमने बीएससी किया है, हमने बीकॉम किया है, या फिर हम बीएड कर चुके हैं। तो कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपको और भी जानकारी चाहिए, काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो साथी जुड़े हैं, एएसपी जुड़ चुके हैं, यूपी पुलिस जुड़ चुके हैं, और जो साथी जुड़ते जा रहे हैं, एक बार कहना चाहूंगा शेयर कर दें। इसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। और क्लास का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि साइंस के जैसे क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ रहे हैं ग्रुप डी के, वैसे ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो बेटा, ये आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वेश्चन ही हैं। जो एग्जाम देके आ चुके हैं उनके द्वारा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, उनके ही क्वेश्चंस को आपको मैं सामने लेके आता हूं, जिनको मैं ऑब्जेक्टिव बेस पर आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? यदि किसी गेंद को ऊर्ध्व दिशा में यानी ऊपर की ओर फेंका जाए तो किस समय के बाद उसका वेग क्या होगा? तो यहां पर पूछा गया है कि आपका अगर कोई वस्तु ऊपर फेंक दी है तो ऊपर फेंकने के बाद में उसका जो वेग है वो क्या होगा, वो आप बता दीजिए। तो आप जानते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे समीकरण होते हैं। जैसे कि गति के समीकरण की बात करें तो 3 समीकरण हमें मिलते हैं। इस गति के समीकरण की मैं बात करता हूं तो आपने कहा कि जब वस्तु ऊपर फेंकी तो सर जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु जो है वो ऊपर जाते जाते धीमी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा क्या है जो उस पर कार्य कर रहा होता है? तो आप कहेंगे सर जो इस पे त्वरण है ना, वो त्वरण यहाँ पे कौन सा काम कर रहा होता है? वो जी काम कर रहा होता है। और सर ये जी जो है ना, ये ऊपर की तरफ नहीं, ये तो नीचे की तरफ लगता है। यानी पृथ्वी अपने जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको नीचे की ओर खींचती है।
तो इसका मतलब ये है कि आप कहां जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, और आपको खींचा कहां जा रहा है, नीचे की तरफ में खींचा जा रहा है, तो त्वरण आपका क्या हो जाएगा, माइनस का जी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर सर ये लगाएंगे कहां पे बेटा, एक फॉर्मूला होता है गति का समीकरण, बी बराबर यू प्लस ए टी होता है। हाँ जी होता है। अब हमने कहा कि वस्तु जा रही है ऊपर और ग्रेविटी खींच रही नीचे, तो भाई एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो मैं इस फॉर्मूले को चेंज करता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो माइनस का जी है, तो ये हो जाएगा माइनस का जी, और आपका टाइम वही रहेगा, और इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी बराबर यू माइनस का जी टी, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है, अगर वस्तु नीचे आती तो सर प्लस हो जाता, क्योंकि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही वो नीचे आ रही है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कहता है, आपको पता है कि पौधे के अंदर संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। सर ये संवहनी ऊतक क्या करते हैं बेटा, संवहनी ऊतक का मतलब है जो पानी को लेके जाए पत्तियों तक, और जो पत्तियों से जो खाना बनाया गया है ना पत्तियों के द्वारा, वो लेके जाए जड़ों तक। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संवहनी ऊतक कहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। एक बात समझ में आ गई। सर संवहनी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं फिर, तो बेटा याद रखना, संवहनी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, चलो दो होते हैं। तो इनके पास में क्या कुछ ऐसा पाया जाता है जो घटक के रूप में काम करता हो, अकेला तो ऐसा तो है नहीं कि केवल जाइलम होगा तो जाइलम लेके जा रहा है, नहीं, इनके पास में क्या है, इनके घटक पाए जाते हैं। कैसे घटक पाए जाते हैं, तो मैं अगर आपको बताऊं, हमसे पूछा क्या गया है, फ्लोएम का कोई घटक बताना है, फ्लोएम की कौन सी नलिका इसके अंदर दी गई है। एक आपको दिया गया बाहिकाएं, एक दी गई है शिरा कोशिकाएं, और एक दी गई चलनी नलिकाएं, और एक दी गई जाइलम रेशे। तो यहां पर याद रखना कि जो आपको यहां पर सीव ट्यूब दे रखा है ना, ये सीव ट्यूब जो है वो आपका किसका पार्ट है, वो आपका फ्लोएम का पार्ट है। बाकी के जो तीन दे रखे हैं, बेसेल्स है, ट्रैकिट्स है, जाइलम रेशे हैं जिन्हें हम जाइलम फाइबर कहते हैं, इसके अलावा जाइलम पेरेन्काइमा, ये पार्ट और होता है जो कि आपके किसके पार्ट हैं, ये पार्ट आपके हैं जाइलम के। ठीक है, तो सर आप एक चीज बता दो कि चलनी नलिकाएं तो हमने कहा एक पार्ट हो गया, तो इसके अलावा भी और कोई पार्ट होते हैं, हाँ जी तीन पार्ट और होते हैं। तो तीन पार्ट का भी नाम मैं बता देता हूं। एक होता है कंपेनियन सेल, ठीक है, कंपेनियन सेल होता है। इसके अलावा भी कोई होता है, हाँ जी, जिस प्रकार से इसके पास जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं, उसी प्रकार से इसके पास में जाइलम की जगह पे क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे इसके भी घटक पता चल गए जो कि चार हैं, और आपके जाइलम के भी घटक पता चल गए जो कि चार हैं, जो कि तीन ऑप्शंस में और एक आपका ये है। ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो बेटा लाइक जरूर कर देना। मैं यहाँ पे चीजों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो इस एग्जाम में जब लौट के आओगे और आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे जो मैं आपको एक्स्ट्रा में चीजें बता रहा हूँ, बेटा इनसे क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अब अगर ऐसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनसे रिलेट करके और चीजें पूछ सकता है। इसलिए सिलेबस का मतलब ये नहीं होता कि सेम आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि जो मैं एक्स्ट्रा में चीजें बता रहा हूं, अगर आपका ये पूछा गया है तो इसी से रिलेट करके इन चारों में से भी कोई भी चीज पूछ सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, एएसपी डी आंसर नहीं है बेटा, सी आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका थर्ड। आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज की गई थी? हाँ जी सर ये पता है हमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। अगर आपको मैं यहां पे कहूं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जे जे थॉमसन, ठीक है, क्या नाम है इनका, जे जे थॉमसन नाम है, और इन जे जे थॉमसन के यहां पर परमाणु मॉडल की, यानी इन्होंने एक परमाणु मॉडल दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली, फिर क्या किया, फिर इन्होंने 1904 के टाइम में एक परमाणु मॉडल दे दिया। यहां पर जैसे ही इन्होंने परमाणु मॉडल दिया तो इन्होंने क्या बताया कि सर इसे ना प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, या फिर इसे वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। सर वाटरमेलन मॉडल इसे क्यों बोला गया? यहां पर आप एक बात देखेंगे कि इन्होंने कहा कि जिसमें जो परमाणु है, परमाणु एक धनात्मक आवेशित गोला है। यहां पर जो वाटरमेलन है एक प्रकार से गोले का काम कर रहा है।
फिर सर इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि इसमें जो बीज हमें दिखाई देते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन गोले में बिखरे होते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से बिखरे होते हैं। ये बात किसने बताई? जे थॉमसन ने बताई। यानी धनात्मक गोला है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गोले जो हैं इस गोले के अंदर बिखरे हुए हैं। तो यही बात आपकी लिखी हुई है। पहला कहता है धनात्मक आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। भाई ऑप्शन हमने जो बताया वही ऑप्शन हमें मिल गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। दूसरा कहता है बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ये बात जे थॉमसन ने नहीं बताई थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है अगला। आपको पता है हमारे पास में सेल पाई जाती हैं। भाई हमारा पूरी बॉडी किससे बनी होती है? सेल। सिद्धांत तो सर यही कहता है हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है। और अगर ये सेल से बनी हुई है तो इसके अंदर सर क्या सेल ही है एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सेल ही है? नहीं बेटा, सेल के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। और अंग में आप जानते होंगे हमारी सेल के पास में नाभिक पाया जाता है, हमारी सेल के पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, हमारी सेल के पास में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, हमारी सेल के पास में लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्जी काय पाया जाता है जिसे हम गोल्जी एपरेटस कहते हैं। और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो गोल्जी काय का पूछा गया है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गोल्जी काय का कार्य नहीं है? भाई गोल्जी काय करता क्या है पहले तो ये बता दो। गोल्जी काय जो है ये करता क्या है? तो याद रखना हमारे पास में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। हाँ जी सर, प्रोटीन का निर्माण तो राइबोसोम्स करते हैं। फिर भाई ये प्रोटीन जो बना है ना, इस प्रोटीन का यहाँ पे क्या ये प्रोटीन की पैकेजिंग नहीं होगी? हाँ जी पैकेजिंग होगी। तो प्रोटीन जैसा है वैसा ही यूज कर लिया जाता है? नहीं, ये यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। और इसका जो मॉडिफिकेशन होगा तो मॉडिफिकेशन के बाद में इसकी क्या करनी पड़ेगी? पैकेजिंग करनी पड़ेगी। भाई किसी को गिफ्ट दोगे तो क्या करोगे? आप उसे पैकेज करके दोगे ना, पैकेट बना के दोगे, तो पैकेजिंग भी करनी पड़ती है। इसके अलावा सर फिर इसका ना ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ता है। तो ये सारे काम करता कौन है सर? ये ट्रांसपोर्टेशन वाले सारे काम जो है ना वो ये तो गोल्जी काय करता है। एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचाना है तो उसका मॉडिफिकेशन भी करना इसका काम है, इसका पैकेजिंग भी करना इसका काम है और इसको ट्रांसपोर्टेशन भी करना इसका काम है। हमारे पास में दिया क्या क्या है? हमारे पास में दिया है पदार्थों को संग्रहित करना। भाई एक चीज सोचो, ये अगर प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन की पैकेजिंग कर रहा है तो पहले क्या करेगा? स्टोर ही तो करेगा। तो बिल्कुल सही है, पदार्थों को संग्रहित करता है। लाइसोसोम का निर्माण करता है। भाई यहाँ याद रखना ये लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। इसी से ये पार्ट टूट टूट कर लाइसोसोम बनते हैं। ये आपको टूटे हुए पार्ट दिख रहे हैं ना, ये लाइसोसोम के पार्ट होते हैं। ये भी सही है। पदार्थों का परिवहन करता है। हाँ जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। फिर बचा आपके पास साधारण शर्करा को जटिल शर्करा में तोड़ता। बेटा नहीं, इसका काम ये नहीं है। ये शुगर को, चाहे सिंपल शुगर हो चाहे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर हो, शुगर को तोड़ने का काम इसका नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन सा फंक्शन इसका यहाँ पर नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? और समझ में आ गई है तो बेटा एक बार लाइक तो बनता है, कम से कम कमेंट तो बनता है। और आप साथ ही जुड़ते जा रहे हो तो कमेंट तो कर सकते हो। कमेंट करने से क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपने आंसर जो दिया है वो आंसर सही है या फिर नहीं है। तो कमेंट तो बनता है ना, एक बार कमेंट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। समझ में आ रहा है बेटा? ये तो बता सकते हो नहीं ठीक है, आप कमेंट करना नहीं चाहते हो, आप आंसर बताना नहीं चाहते हो, लेकिन ये जरूर कह सकते हो सर समझ में आ चुका है। और समझ में आ गया तो मुझे तो लगता है कि हाँ जो मेरे साथ में जुड़ा है कम से कम इस चीज को समझ पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। हमें क्वेश्चन पढ़ने से पहले चीजें जो दी गई हैं उसको देख लेते हैं। हमारे पास में क्या है? फोर्स दे रखा है कितना? 10 न्यूटन का। ठीक है सर, एक वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, यानी जिस वस्तु पर फोर्स लगाया जा रहा है वो वस्तु पहले विस्थापित भी हो रही है। तो यहां पर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? आप कहेंगे सर 5 मीटर का हो रहा है। और पूछा क्या गया है?
कार्य पूछा गया है, वर्क पूछा गया है, तो सर W का यहाँ पे यूज क्या है? हम कहेंगे सर W का यूज है कि जब तक आप किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित नहीं करते हो, आपने कोई भी कार्य नहीं किया है। अगर मैं इसको उठाकर एक जगह पर दूसरे हाथ पे नहीं रख रहा हूं, तो वस्तु जब तक विस्थापित नहीं हुई है, आपने कोई भी कार्य नहीं किया है। इस वस्तु को मैंने यहां पे उठाकर यहीं पटक दिया, लेकिन यहां पे क्या हुआ? यहां पे ये विस्थापित नहीं हुई है। इसका मतलब जब हमने पहले देखा यहीं थी, दूसरी बार में देखा तब भी यहीं थी। आप किसी भी दीवार को धक्का दे रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक धक्का दे रहे हो, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक आप पसीना पसीना हो जाओ, लेकिन दीवार आपकी नहीं खिसक रही है, विस्थापित नहीं हो रही है, आपने कोई भी कार्य नहीं किया है। यही होता है यहां पर। ये कहता है, इसका मतलब क्या है? कार्य कब होगा? कि आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद वस्तु क्या हो जाए? विस्थापित हो जाए। तो यहीं पर जो दिया गया है उसी का यूज कर लो, 10 × 5 हो जाएगा, और इस प्रकार से 50 न्यूटन जो है, सॉरी 50 जूल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पे आंसर हो जाएगा। कितनों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है? यहां पर एएसपी के अलावा कोई आंसर। बेटा आंसर देने में क्या जा रहा है? आप यहां पे इन चीजों को तो समझो। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि आपको समझ में आ रहा है, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि चीजें आपको कहां पर वीक है और आपको यहां पे कोई भी क्वेश्चन है वो कितना टफ लग रहा है या कितना सिंपल लग रहा है? तो कमेंट तो कर दिया करो कम से कम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आपने लेस वगैरह तो खाया होगा, आप कुरकुरे वगैरह तो खाते होगे, तो आप जब इन चीजों को लेके आते हैं, तो चिप्स का पैकेट लेके आने पर आपको क्या पता चलता है? कि उसके अंदर हवा ज्यादा निकलती है। तो उसके अंदर हवा की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसके अंदर भरा क्या जाता है? तो आप क्या बताओगे? सर जो चिप्स का पैकेट होता है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस की जरूरत क्या है? नाइट्रोजन यहां पे क्या काम कर रहा होगा? जो हमें यहां पे लेस के अंदर, चिप्स के अंदर क्या डालना पड़ा? नाइट्रोजन डालना पड़ा। आप एक बात बताओ, चिप्स है ना? हाँ जी हाँ सर, चिप्स होता है। जितना भी मैं लेस की बात ही कर लूं, तो लेस की बात करते हैं, चिप्स होता है। हाँ जी होता है। ये क्या है? ये तलकर ही तो बना होता है। हाँ जी, तला जाता है। कोई भी चिप्स है, जब वहां पर बेचा जा रहा है तो उसे तला जाता है। और अगर तला जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर तेल भरा होगा, और यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा? फैट होगा, यानी बसा होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कही कि किसी भी चिप्स के अंदर तेल होगा और इसके अंदर क्या होगा? फैट होगा। अब ये बसा जो होता है, यानी जो फैट होता है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में अगर आ गया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस फैट का अगर यहां पे ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया तो क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर ऑक्सीडेशन हो गया, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर क्या हो जाएगी? रेंसिडिटी आ जाएगी। इसके अंदर क्या आ जाएगा? कि जो खाद्य पदार्थ है ना, वो बासी हो जाएगा। बासी हो जाएगा का मतलब वो यहां पे स्वाद में अच्छा नहीं लगेगा, और इसके अंदर ना स्मेल सी आने लगेगी। यहां पर ये रीजन है। हाँ जी, यही रीजन है। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ता है? इस ऑक्सीजन को कम करना पड़ता है, और इसकी जगह पे नाइट्रोजन डाला जाता है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है जो ऑक्सीजन को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा? वो ऑक्सीक्रेशन से बचा लेगा। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए बढ़ा जाता है। तो ऑक्सीडेशन अगर नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा? इसके पास में ना टाइम ज्यादा मिल जाएगा, और ये बहुत ज्यादा टाइम तक क्या रहेगा? सही रहेगा, कुरकुरा रहेगा, ताजा रहेगा, और स्वाद में भी अच्छा लगेगा। इसी वजह से इसके अंदर ना नाइट्रोजन भरी जाती है। ये बात समझ में आई? गुड मॉर्निंग सर। बेटा तुम्हारी मॉर्निंग हुई है? टाइम देखो, 12:15 से ज्यादा हो रहे हैं, तुम्हारी मॉर्निंग हो रही है। चरण स्पर्श, हाँ तुम्हारे भी। ऑप्शन नंबर ए आंसर दे दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नाइट्रोजन, हम जब चिप्स लेके आते हैं तो नाइट्रोजन लेके आते हैं, ऐसे समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 4 ही 5 दाने उसके अंदर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि एक परिपथ में विद्युत विभव दे रखा है 5 वोल्ट का। ठीक है, 5 वोल्ट का दे रखा है। प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम का। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। विद्युत धारा आई का मान क्या होगा? भाई इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपके जो ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें कोई ज्यादा टफ नहीं आ रहा। आप अगर देखेंगे तो वो इजी टू मॉडरेट चल रहे हैं, तो ज्यादा टफ क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे ही नहीं जा रहे हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो B बराबर हमें क्या दिया गया है? बेटा B बराबर जो दिया गया है वो 5 वोल्ट दिया गया है। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे R की भी वैल्यू दी गई है। हाँ जी दी गई है। कितना दी गई है? 10 ओम दी गई है। और अगर इसके अंदर 10 ओम दिया गया है, हमें क्या निकालना है सर? I की वैल्यू निकालनी है। हमने सर ओम का नियम पढ़ा था,
हाँ जी, ओम का नियम पढ़ा होगा सर। ओम का नियम तो कहता है बी बराबर आई आर। हाँ जी, मैंने कब बोला बी बराबर आई आर नहीं होगा, जो वैल्यू दी है उनको रख दो। बी की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू पता करनी है, आर की वैल्यू 10 है, तो आई बराबर सर यहाँ पे 5/10 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे से काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 जो होगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, ये 0.2 बन जाएगा। यहाँ पे 0.2 नहीं, ये बन जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो 0, और यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, और 0.5 इसमें कोई आंसर नहीं है, तो यहाँ पर मेरा अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो होगा ये 0.5 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 0.5 एम्पियर इसका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, हाँ जी ये बात सही है, जब जागो तभी सवेरा। और यहाँ पे विवेकानंद भी तो कहते थे कि उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। फिर उनका क्या, जब जागो तभी सवेरा, तो इसलिए शाम को जागो फिर शाम को भागो। सी आंसर होगा, एएसपी का आंसर सी है। राधे राधे भाई, निशांत भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। ठीक है, 8 क्या कहता है, 8 को देखोगे, ध्वनि की प्रकृति उनके गुणों के बारे में कौन सा कथन सही है। सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेम आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो दिए गए बिल्कुल सेम है। यहाँ पे ना ही मैंने इसको फॉर्मेट किया है ना ही इसको बनाया है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और यही मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ कि जो ध्वनि है ना, ध्वनि की प्रकृति क्या होती है, ध्वनि के गुण क्या होते हैं, आप इनमें से बता दो कि इनके अकॉर्डिंग कौन सा सही होना चाहिए। तो आप बता दो क्या आंसर हो जाएगा। लक्ष्य के पास ही हूं, हाँ जी ये बात सही है। लक्ष्य कोई व्यक्ति होना, व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। आपका लक्ष्य ये थोड़ी ना कि किसी व्यक्ति को पा लिया, उसका नाम लक्ष्य था तो मैंने लक्ष्य को पा लिया। भाई लक्ष्य का मतलब यहाँ पे उस गोल पे है, उस गोल को पाना है जिसके लिए हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। आपको ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको यहाँ पे ग्रुप डी के अलावा जो एग्जाम और भी होंगे उनको क्वालिफाई करना है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, लक्ष्य की बात नहीं करनी है, फिर आप कल को कहोगे सर लक्ष्य सेन से शादी कर ली। निम्न ध्वनि की प्रकृति की बात करते हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए सर, ध्वनि जो है ना ये कैसी तरंगे हैं सर, सर ये यांत्रिक तरंगे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर, यांत्रिक तरंगे तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी सर, एक तो अनुप्रस्थ होती है और एक अनुदैर्ध्य होती है। तो ये कौन सी है, तो बेटा ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। और जब भी आपको यांत्रिक तरंगों के बारे में बात की जाएगी तो बेटा इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर इसे माध्यम नहीं मिलेगा तो बेटा ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे सूर्य में, सूर्य के बाद, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, इसलिए सूर्य का यहाँ पे कोई भी आवाज, सूर्य में होने वाले विस्फोट की आवाज हमारी पृथ्वी पर नहीं आती है। तो कब तक नहीं आएगी बेटा, जब तक उसके पास में कोई भी कण नहीं पाए जाएंगे। और ये कण जो होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें वाइब्रेशंस होता है, और वाइब्रेशंस की वजह से ये इससे टकराता है, ये इससे टकराता है, इससे टकराता है, इसी प्रकार से टकरा टकरा कर व्यक्ति जो है आवाज जो है वो आगे बढ़ रही होती है। अब हमसे क्या पूछा है, चलिए इसी को देख लेते हैं। ध्वनि कैसी है, अनुदैर्ध्य तरंग है। इसमें कहा है अनुप्रस्थ है, गलत हो गया। ध्वनि अनुप्रस्थ है, गलत हो गया। ध्वनि अनुदैर्ध्य, चलो ठीक है यहां तक बात सही है। फिर कहता है इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है। ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, डी गलत है। निर्वात अगर है, वैक्यूम अगर है, वहां ध्वनि नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसे मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आगे आगे, मदन यादव आंसर होती है। हाँ जी मदन यादव सी आंसर है, देख लिया भाई। गुड आफ्टरनून सर, हाँ जी बिल्कुल गुड आफ्टरनून मदन। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। भाई आंखें हैं, सबके पास में आंखें हैं, और अगर आंख है तो उसमें जो लेंस होता है ना, आंख के अंदर लेंस होता है, और लेंस का कार्य क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। क्या ये प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, कि प्रकाश किरणों को फोकस करता है, कि प्रकाश किरणों का परावर्तन करता है, या फिर ये प्रकाश किरणों की तीव्रता बढ़ाता है। आप खुद सोचो, हमारे पास में जो हमारी आंखें होती हैं, इस आंखों के पास में कई सारे भाग होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं, सर हमारे पास कॉर्निया होता है, कॉर्निया के पास में पुतली होती है, पुतली के अलावा परितारिका जिसे आइरिस कहते हैं, आइरिस के अलावा हमारे पास में अंदर की तरफ में लेंस होता है, और होता क्या है, रेटिना होता है। ठीक है, ये बात होते हैं। जब हम वस्तु को किसी को देख रहे हैं, जैसे मैं आपको नहीं देख पा रहा लेकिन आप मुझे देख पा रहे हैं, तो जो वस्तु को देखते हैं तो उसकी जो स्पष्ट छवि है, उसकी जो इमेज है वो कहां बनती है, इमेज तो सर रेटिना पे बनती है। बिल्कुल सही बात है, इमेज रेटिना पर बनती है। और एक बात याद रखना, हमारी आंखों के अंदर
उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि सर हमारी आंखों में ना उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस मिल गया। अब ये उत्तल लेंस है ना, वो आइरिस के ठीक पीछे होता है। इसका कार्य क्या होता है? कॉर्निया के साथ जो प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं उनके साथ में मिलकर ये क्या करता है? किरणों को रेटिना पर फोकस करता है। क्या करता है? इसका काम क्या है? फोकस पर लाना होता है। इसलिए आप क्या कहेंगे? प्रकाश किरणों को फोकस करना। ऑप्शन नंबर बी कहेंगे। अपसारित नहीं, ये डाइवर्ट नहीं करता, ये केंद्रित करता है। खुद देखो, ये सारी किरणें जो आ रही हैं वो इस प्रकार से आ रही हैं, और आप यहां पे क्या देख पाओगे कि ये किरणें एक जगह पे फोकस भी हो गई हैं। ठीक है, ये किरणें कहां हैं? एक जगह पे फोकस हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है? ये डाइवर्ट नहीं करता, ये कन्वर्ज करता है, ये अविसरित करता है। और कहां अविसरित करेगा? फोकस पर करता है। इसलिए कोई भी चीज हम वहां पर देख पाते। ठीक है, सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर, बी एट बी आंसर है। त्रिषा शर्मा, बी आंसर है। परावर्तन क्यों करेगा? जबरदस्ती परावर्तन कर देगा। मदन ने सही बताया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे कहता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो बेटा जहां पर यानी स्पर्म के साथ में एग मिल जाए, और ये एग मिलकर क्या बनाएंगे? स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट बनाएंगे, और इसी जाइगोट की बनने की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। हाँ जी, ये बात सही है। यानी जो घटना है, ओवेरी से क्या निकलता है? अंडा निकलता है। यानी ये ओवेरी से क्या निकलेगा? यहां से अंडा निकलेगा, और अंडा कहां जाएगा? इस फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जब सेक्स के दौरान जो स्पर्म है वो कहां पहुंचता है? वो पहुंचता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। और जैसे ही स्पर्म यहां पे वजाइना से कहां पहुंचेगा? गर्भाशय से। गर्भाशय से में कहां पहुंचेगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही पहुंचता है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाइन जो आपको दिख रही है इस प्रकार की, ये फैलोपियन ट्यूब होती है। यहीं पे क्या होता है? यहीं होता है फर्टिलाइजेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां होता है? वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। क्योंकि जो अंडाणु यहां पे बना था, जो अंडा यहां बना था, वो कहां पहुंचेगा? वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। और यहीं पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन जब जायगोट बन के आएगा, तब यहां पर गर्भाशय में वो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है, सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक तो है आपके पास में आपतित किरण। सर ये आपतित किरण क्या होती है? इस आपतित किरण के बारे में पहले बताओ। हाँ जी, आपतित किरण क्या होती है? ये मैंने क्या बना दिया? एक प्रिज्म बना दिया, और इस प्रिज्म पे क्या होगा? कोई प्रकाश किरण आएगी। क्या होगा? कोई प्रकाश किरण आएगी। हाँ जी सर, ये आती हुई किरण क्या कहलाएगी? भैया इसे ही कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे कहलाती है। चलो चलो चलो, ये बात तो समझ में आ गई। अब क्या होगा बेटा? इसको कैसे जाना चाहिए था? इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? यहां पे हो जाता है क्या? यहां पे हो जाता है अपवर्तन। और अगर ये हुआ है तो क्या होगा? ये ऐसे ना जाकर थोड़ा सा अपनी विचलित हो जाती। ठीक है सर, विचलित हो जाती है। अब ये बाहर निकलेगी। हाँ जी, बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलकर ये इस प्रकार से बाहर निकलती है। आप खुद देखो, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये किस तरीके से जा रही है? ऐसे जा रही है। तो हुआ क्या है भैया? ये विचलित हो गई अपने रास्ते से, और अपने रास्ते से अगर विचलित हुई है तो इसे कहेंगे कौन? विचलन कोण कहेंगे। और जो किरण विचलित हुई है उसे क्या कहेंगे? उसे निर्गत किरण कहेंगे, उसे इमर्जेंट रे कहेंगे। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इस कोण को क्या कहा जाता है? तो बीच में जो कोण बना है ना, उसे हमने क्या बोला? विचलन कोण कहा है, एंगल ऑफ डेविएशन कहा है, ऑप्शन नंबर सी कहा है। तो जो आपने आंसर दिया है, मदन ने आंसर दिया है सी आंसर, एएसपी बता रहे हैं डी। बेटा डी नहीं होगा, सी आंसर होगा। निर्गत कोण नहीं बनेगा, यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। ये विचलन कोण कहलाता है, क्योंकि ये किरण जो है वो विचलित हो रही है। जो जानी कैसे चाहिए थी? वो ऊपर ऐसी प्रकार से जानी चाहिए थी, लेकिन उसे जाना कैसे पड़ा? उसे यहां पे विचलित होना पड़ा अपने रास्ते से। इसलिए यहां पे ये कोण जो बनेगा इन दोनों के बीच में, वहां पर आपका विचलन कोण होगा, वो डेविएशन एंगल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आता है। 12 क्या कहता है?
12 यहां पे कहता है बेटा, यदि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में, हमारे पास कोई परमाणु है, हाँ जी है। अब परमाणु के नाभिक में, सर हम इस नाभिक की बात करें, ये हमारा क्या है, नाभिक है, ये कोई परमाणु है उसका नाभिक है, और इस नाभिक में क्या होता है सर, न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं सर, प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमें दिया क्या है, 11 प्रोटॉन दे रखे हैं, यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है, और 12 तो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12 है। तो प्रोटॉन अगर 11 है, न्यूट्रॉन हमारे पास 12 है, तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन कल भी आया था, और कल भी कहा था कि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो हमारे पास में क्या होगी, जब हम द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो द्रव्यमान संख्या यहां पे क्या हो जाएगी, तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर दो, 11 प्लस 12 तो क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 23 हो जाएंगे। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आया समझ में, यहां पर भी ऑप्शन नंबर सी ही है। तो जहां पर जितने भी ऑप्शंस आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर के ऑप्शन नंबर यहां पे सी ही दिखाई दे रहा है। चलिए आगे का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहां पे कहता है कि हमारे पास में ना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और इसके संबंध में निम्न कथन में कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। कथन हमारे पास कितने दे रखे हैं, एक तरफ 1 दे रखा है और एक तरफ 2 दे रखा है, यानी 2 कथन हमारे पास में दे रखे हैं, और दोनों कथन के बारे में बताना है कि ये कथन सही हैं या फिर है नहीं है। आई एम बैक, कहाँ, अच्छा गायब भी हो गए थे, बहुत बढ़िया, पढ़ाई कर लेते। चलो बैक आ गए हो तो आंसर दो। कहा गया है कि बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। सर अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ना, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको अलग से बनाऊं तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये मान लो कोई एक चुंबक है, और इस चुंबक की बात करूंगा, एक तरफ एन होगा एक तरफ एस होगा, ये जिस जगह से निकलेगी वहीं पर यहाँ पे आकर यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। फिर ये अंदर जो जाएगी ना, अंदर इसी से मिल जाएगी, यानी इसी प्रकार से ही चलती रहेगी, यानी ये किसी से काटेगी ही नहीं। तो रेखाएं कभी नहीं काटती हैं, यहां पर पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कहता है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उनकी निकटता से मापी जा सकती है। सर ये निकटता से कैसे मापी जाएगी बेटा, निकटता का मतलब है कि इसके घनत्व से मापी जा सकती है, उसकी क्लोजनेस से मापी जा सकती है। तो यहां पर क्लोज दिखती हैं, यहां पर इस वाले एरिया में आपको क्या दिखती है, बहुत ज्यादा क्लोज रहती हैं, और ये क्लोज काट भी नहीं रही हैं, यानी इनकी प्रबलता बताता है कि कितनी प्रबल हैं कि काट भी नहीं रही हैं और बहुत सारी एक साथ निकल रही हैं। तो ध्रुव के पास में घनत्व ज्यादा होगा, और ध्रुव के पास में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो होगी वो भी ज्यादा होगी, और इसलिए आपका बी जो है वो सही है कि प्रबलता जो है उनकी निकटता से मापी जाती है। ये कितनी निकट होती हैं, यानी कितनी प्रबलता होगी इनके पास में, और यहाँ पे कथन जो है वो दोनों सही हैं, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो कितनों ने आंसर दे दिया है, हमारी हो जाए किस बात कल है, अच्छा शर्मा जी और बैग, वाह जी वाह, यादव जी शर्मा जी की बात कर रहे हैं। मेरो सही है, हाँ जी लाला तुम्हारा सही है, तुम्हारा आंसर हमने बता ही दियो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 यहाँ पे पीएच की वैल्यू की बात करता है। सर पीएच वैल्यू क्या होती है बेटा, पीएच वैल्यू ही है जो बताती है कि कोई भी अम्ल जो है, यानी कोई भी जो विलयन है वो यहाँ पे अम्ल होगा या फिर क्या होगा, क्षार होगा या फिर उदासीन होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो क्या होगा बेटा, वो अम्ल होगा, और पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, वो क्षार होगा। लेकिन सर अगर 7 है तो बेटा वो उदासीन होगा, ना वो अम्ल है ना ही क्षार है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। पर ये बता दो कौन सा पीएच मान लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। एक चीज सोचो, हमारे पास में ट्रिक होती है जिसे कहते हैं अनिल, हाँ जी सर अनिल। इसके अलावा एक ट्रिक है जिसका नाम है छलनी। क्या नाम है, छलनी। अनिल का मतलब यहां पे क्या है, अनिल का मतलब है आ से हो जाएगा अम्ल, और नी से हो जाएगा नीला, और ला से हो जाएगा लाल। तो इस प्रकार से अम्ल में यहां पे लिटमस पेपर को किसी अगर अम्ल में डुबाया जाता है तो वो क्या करेगा, वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। चलिए ठीक है। फिर सर छलनी क्या है बेटा, छलनी का मतलब है छा से क्षार, ला से हो जाएगा आपका लाल, और नी से हो जाएगा
नीला। तो इस प्रकार से हमें क्या समझ में आया कि कभी भी लिटमस पेपर को क्षार में डुबोया जाता है तो वो लाल से लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। तो यहां पर समझना है कि कौन सा पीएच मान नीला कर देगा, लाल से नीला कर रहा है तो भैया छलनी होना चाहिए, यानी वो क्षार होना चाहिए। और क्षार कब होगा? जब वो 7 से ज्यादा होगा। आप यहां पे देख पाएंगे सर 2 4 6 7 से कम है, तो बचा कौन सा? 11। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पे आंसर आ गया डी। राम भाई ने आंसर दे दिया है शर्मा जी सही हैं। वाह, हम जो बता रहे हैं हम सही नहीं है, हम तो गलत हैं, हम यहाँ गलत पढ़ा रहे हैं ना। लेकिन शर्मा जी जो आंसर दे दिया है वो सही है। क्यों भाई राम भाई? एएसपी आंसर हो गया डी। चलिए, मदन ने बताया था बी। हेलो सभी फ्रेंड को। वाह, जब एक के बारे में बात कर ली, शर्मा जी के बारे में बात होगी, अब आप बताओ सब लोग, सबको एक में काउंट कर दिया। वाह, चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। 15 क्या कहता है? प्रत्येक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? आपको पता है कि हम जब कमरे के अंदर जब बैठे होते हैं तो हमारी आवाज जो है वो दीवार से टकराकर वापस लौट के आती है, तो परावर्तित ध्वनि कहलाती है। अब मान लीजिए मूल ध्वनि के कुछ समय बाद हमें वो परावर्तित ध्वनि सुनाई देती है और हमारा कान इन ध्वनियों को पहचान लेता है। और कब पहचान पाएगा? जब इनके बीच में कोई क्या हो? न्यूनतम अंतराल हो, यानी डिफरेंस हो। और अंतराल जो है वो ध्वनि के सुनने की जो दृढ़ता है उसे कहा जाता है। यानी सामान्य दृढ़ता कितनी होनी चाहिए? हमारा जो दिमाग है ना, अगर ये कहता है कि दूरी जो है इतनी हो कि आवाज परावर्तित होकर 0.1 सेकंड का टाइम ले, या फिर हम कह सकते हैं 1/10 सेकंड का टाइम ले, तो हमें जो ध्वनि है ना वो हमें स्पष्ट सुनाई देगी। और ये बात हमारी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी में सही बात कह रहा है कि कोई भी ध्वनि परावर्तित होकर अगर वो स्पष्ट रूप से पहचानना है तो उसे कम से कम 1/10 सेकंड बाद सुनाई देना चाहिए, 0.1 सेकंड बाद हमें सुनाई देना चाहिए। उन दोनों ध्वनियों के बीच में अंतराल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड का होना चाहिए। हाँ जी, बी आंसर है। आंसर दो सब लोग यहाँ पे, बी। ओके, हाँ जी, ये बात सही है। मैडम जी कह रही हैं आंसर दो तो ओके, और मैं आंसर की कह रहा हूं तो ठीक है, बैठे हैं क्लास देख लेंगे लास्ट तक, जैसा भी होगा आंसर देने की क्या जरूरत है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर जब 16 की बात करते हैं तो यहां पर बोला गया है जो दीर्घकालिक गर्भधारण होता है, लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी को रोकना है तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए? तो दीर्घकालिक गर्भधारण को रोकने के लिए कि हम बहुत टाइम तक प्रेग्नेंट ना हो, उसे रोकने के लिए हमें इनमें से किसका यूज करना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सर अवधेश का भी बी। अवधेश कौन है भैया? चलिए 16 का आंसर आ चुका है बी। एएसपी ने आंसर दे दिया है, तचा ने आंसर दे दिया है, बाकी के भी आंसर देने की कोशिश करो, ये तो चीजें समझ में आती होंगी। चलिए बात करता हूं मैं यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस कंडोम का यूज करते हैं तो यहाँ पर एक बाधा विधि है, और इस बाधा विधि में क्या होता है, सेक्स के टाइम पर ही इसका यूज किया जाता है। और ये दीर्घकालिक हो सकता है? नहीं। क्या उसके बाद का हम यहाँ पे गर्भ धारण नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर इसका यूज किया जाएगा तभी रोक पाओगे। इसका मतलब ये दीर्घकालिक नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी को नहीं रोक पाएगा। दूसरा कहता है ओरल गर्भ निरोधक गोलियां, जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं, वहां पर आप क्या कहते हैं कि सर वहां पे अनवांटेड 72 हो गया, गमाला डी हो गया, ऐसी जो गोलियां हैं ये क्या है, ये हार्मोनल चेंजेस लेके आती हैं, तो हार्मोनल विधि होती हैं। लेकिन आप इनको कब खा पाएंगे? जब आप यहां पे एक बार प्रेग्नेंट हो गए। तो लेकिन क्या सर अगली बार में भी ऐसा हो सकता है कि वही गोली काम करेगी? नहीं करेगी, अगली बार में फिर लेनी पड़ेगी। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? तो प्रेगनेंसी को ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म तक नहीं रोक सकता है। फिर कहता है सर कॉपर टी। हाँ जी, कॉपर टी एक प्रकार की आईयूडी डिवाइस होती है। आईयूडी क्या होता है? इंट्रा यूरेटिन डिवाइस होती है, और इसे गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है,
और ये इंजेक्ट करके स्पर्म को ऊपर आने से रोक लेती है और ये लगभग 5 से 10 वर्षों तक प्रभावी काम करती है। इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। लॉन्ग टर्म के लिए कॉपर टी का यूज किया जाता है। बाकी का इंजेक्शन जो लिए जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी 3-3 महीने के अंतराल पर लेने पड़ते हैं। इसलिए डी आंसर भी नहीं होगा। जिन लोगों ने सी बताया है, सर केएम क्लासेस से सर मदन यादव, अच्छा जी, मदन नाम तो नहीं पता है, लेकिन हाँ ये है कि केएम से हो तो मैं पहचान गया हूं। सेम टू सेम अवधेश का, अच्छा अवधेश, समझ गया सर, अब समझ गया मैं, मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है अवधेश, मैं समझ गया कहा, अभी तक मदन के नाम से था, मदन के नाम से नहीं पहचान पा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या कहता है, 17 कहता है निम्नलिखित में से किस जीव में पीड़कनाशी की सांद्रता सबसे अधिक होती है। सर पीड़कनाशी क्या होता है, जो हम यहाँ पे पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, फसलों में पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, उन पेस्टिसाइड की मात्रा इनमें से किसके पास ज्यादा होगी, हमें ये बताना है। अब आपने खाद्य श्रृंखला देखी है, खाद्य श्रृंखला सुनिए। हाँ ठीक है भाई, मैं समझ गया, मुझे पता नहीं था ना। अब यहां पे अगर मैं खाद्य श्रृंखला की बात करूं तो खाद्य श्रृंखला में अगर बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, सर पहले आता है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, यानी प्रोडक्शन किसका हो रहा है, हमारे पास में घास का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी उत्पादन किसका हो रहा है, ये उत्पादक के रूप में काम करेंगे। अगर घास है तो घास को खाने वाला कौन होगा, कोई ना कोई कीड़ा होगा। जैसे आपने सुना होगा कि जो आप कहीं कहीं पे आपका बोला जाता है अंक फुट्टा जिसे बोलते हैं, वो एक प्रकार के ऐसी फसलों घास के ऊपर बैठता है, उसे खाता है। अब इस कीड़े को कौन खाएगा, सर अब मेढ़क खाएगा। हाँ जी, कीड़े को मेढ़क खाता है। अगर यहाँ पे मेढ़क की बात की जा रही है तो मेढ़क के बाद अब मेढ़क को खाने वाला कौन होता है, तो सर हमने डिस्कवरी चैनल पे देखा था, मेढ़क को तो सांप खाता है। और इस सांप को खाने वाला कौन होगा, सर इसमें से चील है जो सांप को खाएगी। अब एक बात बताओ, हमने पेस्टिसाइड कहाँ डाला था, फसल में यानी घास में। अब पेस्टिसाइड किसके अंदर गया, कीड़े के अंदर। कीड़े से किस में गया, मेढ़क के अंदर। मेढ़क के अंदर कहां गया, सांप के अंदर। और सांप के बाद चील में गया। क्या चील एक कीड़ा खाएगी, नहीं, चील तो कीड़े खाती रहेगी, यानी चील जो है वो सांप को खाती रहेगी। तो इस प्रकार से हानिकारक रसायन की मात्रा भी सबसे ज्यादा इसी में पाई जाएगी। हानिकारक रसायन का मतलब यहाँ पे सबसे ऊपर अगर खाद्य श्रृंखला में जो होगा उसके पास हानिकारक रसायनों की मात्रा भी ज्यादा होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो आपका गिद्ध होता है, गिद्ध की संख्या कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि वहां पर डाइक्लोफेनेक जो भैंस को खिलाया जाता था, वहां पर उसको खाने के बाद में उसके जो मर जाती थी, तो मरने के बाद में चील वगैरह गिद्ध वगैरह वो इन्हीं को खाते थे। तो इनके अंदर से वो चीजें कहां जाती थी, गिद्ध के पास। क्या गिद्ध उसे कंज्यूम कर पाया, नहीं कर पाया। इसी वजह से गिद्ध जो है उनकी संख्या क्या है, कम होती चली गई। तो रसायन की मात्रा किसमें ज्यादा होगी, जो यहां पर सबसे ऊपर होगा, जो सबसे लास्ट में चीज को खा रहा होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चील हो जाएगा। चील के अंदर रसायनों की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। सर कंपटीशन में 10th में कम परसेंटेज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं भैया, 10th के परसेंटेज की अभी इतनी इसमें कोई जरूरत नहीं है। टीचर की टीचिंग लाइन के लिए जरूरत पड़ती है 10th के नंबर की, वैसे 10th के नंबर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। सुबह यादव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18, क्या कहता है, हाइड्रोकार्बन जानते हो। सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बेटा जिसके पास में हाइड्रोजन हो और जिसके पास में कार्बन हो। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। ठीक है, हमने समझ लिया कि 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। वो बोल रहा है कि अगर इसे जला दिया जाए, भाई जलाने के लिए किसकी जरूरत है, सर किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। जलाने के लिए किसकी जरूरत है, भैया ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमें यहां पर ऑक्सीजन से क्या करानी पड़ेगी, रिएक्शंस करानी पड़ेगी। तो रिएक्शन सर किसकी कराएं, भैया किसी भी हाइड्रोकार्बन की करा दो। हाइड्रोकार्बन यहां पे मैंने कह दिया कि चलिए मैं मैथेन ले लेता हूं। मैथेन मतलब CH4। ये मैथेन क्या है, ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, भैया एन लगा हुआ है इसके पास, तो ये एल्केन होगा। ठीक है, अब CH4 की अभिक्रिया मैं किससे कराऊं, ऑक्सीजन से करा दूं। तो मैंने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दी। अब होगा क्या, जैसे ही मैं ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया कराऊंगा CH4 की यानी मीथेन की, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी, CO2 बनना स्टार्ट हो जाएगी। CO2 के अलावा इसमें क्या होगा, इसमें जल की मात्रा भी आएगी।
और इसमें और क्या आएगा, इसमें थोड़ी एनर्जी भी रहेगी। तो इस प्रकार से आप क्या देखेंगे कि अगर जला देंगे तो ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिल गया तो मिलने पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल बना है तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम का बी होगा, एबीडी का बी होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा। ठीक है, सुबी यादव, मदन, सुबी के अलावा त्रिषा और राम। ए कहां से होगा भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से बना लोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनाओगे, चलो ये भी बात ध्यान में रख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनेगी जब ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर ऑक्सीजन यहां पे कम हो जाएगा तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बन रहा है, तो पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन मिला है वो अच्छी तरीके से जलेगी, और अच्छी तरह से जलेगी तो इसे कहेंगे पूर्ण दहन, और पूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 19। भैया उपकला ऊतक, पहले तो सर ये एपिथेलियल ऊतक जो होता है, टिश्यू जो होता है, ये करता क्या है, आपकी जो स्किन है ना, ये क्या कर रही है सर, अंदर के जो ऑर्गन है ना उन्हें बचाने का काम कर रही है, यानी ये प्रोटेक्शन देती है बाहरी वातावरण से। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके अलावा आपका जो मुंह है, इस मुंह के अंदर भी अलग अलग, आपको गाल के अंदर आपको परत दिखेगी, वो परत जो है इनका भी क्या किया जाएगा, इनको भी सुरक्षा देनी है। तो हमारे अंदर के ऑर्गन को सुरक्षा देने के लिए और हमारे पूरे अंदर के ऑर्गन के बाद बाहरी आवरण को से सुरक्षा देने के लिए हमारे पास स्किन पाई जाती है, और स्किन एक प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू होता है, उपकला ऊतक होता है। तो हमें क्या करना है, आंतरिक अंगों की और बाहरी परत की दोनों की सुरक्षा करनी है, दोनों को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमारे पास टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। क्या कह रहा है, उपकला ऊतक का कार्य क्या है, शरीर को सहारा देना, शरीर की सुरक्षा करना और ढकना, और संदेशों को संचार करना या शरीर की गति में सहायता करना। क्या आंसर होगा यहाँ पे, यहाँ बताया त्रिषा ने बी, एएसपी ने बी, सुबी का यहाँ पे आंसर, निधि ने आंसर भी दिया है बी, और इसके अलावा राम ने बता दिया। राम तो भाई गीता शर्मा इनसे बातें करने में बिजी हैं। चलो मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। मैंने बताया कवरिंग करने के लिए, स्किन क्या कर रही है, आपके पूरे स्केलेटल को कवर कर रही है। स्किन क्या कर रही है, बाहरी वातावरण से अंदर की चीजों को बचाने का काम कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 20। कह रहा है यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगा दिए, असंतुलित बल मतलब अनबैलेंस जो होगा उसको लगा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा इन चारों में से, बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। वस्तु विराम अवस्था में आ जाएगी, या फिर वस्तु की दिशा और गति में परिवर्तन हो जाएगा, या वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, या फिर वस्तु का आकार बदल जाएगा, गति नहीं बदलेगी। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। गीता तुमका ध्यान बिचकर आ रही हो, अरे धानवान में प्रयागी ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो मैं बताता हूं इसका आंसर। बेटा एक चीज याद रखना, हमारे पास में मान लो ये क्या है, एक कोई पदार्थ है, या एक कोई हमने कोई ले लिया, एक ऑब्जेक्ट है। मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया, इधर से लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, और इधर से लगाया मैंने 5 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे पास में क्या था, एक और ऑब्जेक्ट था, और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एक तरफ से लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, और मैंने इस साइड से भी लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, मतलब अलग अलग व्यक्ति जो हैं वो इसको फोर्स लगा रहे हैं। अब बताओ कौन से फोर्स की वजह से यहां पे कोई चेंज आएगा, तो आप क्या कहोगे, सर दोनों अगर बराबर लगाएंगे तो ये तो बैलेंस हो गया, यानी ये तो संतुलित हो गया, क्या इसमें गति होगी, सर बैलेंस में कोई गति नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, सेम फोर्स लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन। लेकिन इस वाले की बात करेंगे तो मैंने इधर से 10 लगाया और इधर से 5 लगाया, तो इसके पास में 5 एक्स्ट्रा है, और ये क्या कर देगा, इसकी गति में परिवर्तन कर देगा, और गति किस साइड होगी, जिस साइड फोर्स ज्यादा है। तो यही कह रहा है, इसी को कहते हैं हम असंतुलित बल, इसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। अब आप बताओ असंतुलित बल लगाया जाएगा तो क्या होगा, क्या वस्तु विराम में आएगी, भैया नहीं आएगी, वस्तु की दिशा बदल जाएगी या गति में परिवर्तन। हाँ, मैं अगर 10 न्यूटन यहां पे लगा रहा हूं क्योंकि मेरा फोर्स ज्यादा है, तो गति भी इस साइड ज्यादा होगी, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, यहां पे मदन ने दे दिया है, इसके अलावा यहां पे राम ने दे दिया है आंसर, और जेके प्रयागी ने क्या बोला, भैया रुको एक मिनट, भाई ने बोले तो क्या बोले बताए,
भाई ये तो मुझे समझ में नहीं आया, किसके भाई की बात कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा भाई मत बोला करो, वाह वाह जी वाह, राम रतन। तुम तो राम के नाम के आगे तो जाने पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हो, भाई नहीं बोलना है तुम। वाह जी वाह। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 21 पे, कम से कम नाम का तो ख्याल रख लेते, या फिर नाम ही चेंज कर लो, रावण रख लो। यदि किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और उसकी छवि जो है, उसकी इमेज जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है, तो फोकस दूरी क्या होगी? भाई इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के आंसर निकल आएगा। बस आपको यहाँ पे क्या देखना होता है सर, साइन देखने होते हैं। यहाँ पे क्या देखना होता है? साइन देखने होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में क्या है, एक अवतल दर्पण, हाँ जी है। अवतल दर्पण कब बोलेंगे? जब इसके पीछे वाले पार्ट पे क्या कर दी जाएगी? पॉलिश कर दी जाएगी। अब बोल रहा है कि इस किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, इसके पास में ना वस्तु जो है मैंने मान ली यहां रखी हुई है, और ये जो दूरी है ना ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर की है। और ये कहता है ना कि इसकी जो छवि है, इसकी जो इमेज है वो 20 सेंटीमीटर पे बनी है। अब मैं इमेज जो बना रहा हूं वो इस जगह पे बना रहा हूं, उल्टी बनेगी। कितनी दूरी है? ये कह रहा है सर 20 सेंटीमीटर की दूरी है। दोनों ही लेफ्ट साइड में है, यानी राइट होता तो प्लस होता, लेफ्ट है तो माइनस है। तो u की वैल्यू कितनी है? वस्तु की दूरी कितनी है सर? 10 सेंटीमीटर माइनस का 10 सेंटीमीटर। b की वैल्यू कितनी है सर? 20 सेंटीमीटर, नहीं माइनस का 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालनी है, पता करो क्या हो जाएगा। तो सर पहले तो हमें यहाँ पे मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर आपको मिरर फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आप इसको कैसे कर पाओगे? तो बेटा मिरर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला, और इसमें किस वैल्यू को पुट कर दोगे आपकी फोकस दूरी निकल आएगी। कैसे निकल आएगी बेटा? 1/f, f पता है? नहीं पता है। u की वैल्यू कितनी है सर? 10 है। कितनी है? माइनस का 10 है, ठीक है माइनस हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है? माइनस है, तो यहाँ पे क्या है? 20 हो जाएगा, माइनस का 20। फिर क्या होगा? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 10 से डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा? माइनस का 3/20। तो 1/f की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1/f की वैल्यू है, इसे f की वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा ये माइनस का 20/3 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। फिर जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 6.67 आना चाहिए, माइनस का 6.67 सेंटीमीटर आएगा। यहां प्लस माइनस नहीं दिया गया है, हमारा आंसर जो लगभग में आ रहा है वो 6.67 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीना बेकार है? किसका जीना बेकार है? मेरे लिए क्लास में सब भाई और बहन है। भाई एक दूसरे को पता नहीं है, सबका जीना जीना बेकार अगर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें ना बेटा, लड़कियों की आईडी से भी लड़के हैंडल कर रहे होते हैं, ये भी याद रखना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वो लड़की ना का नाम लेके आया तो लड़का ही होगा, या सॉरी लड़की होगा, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दो कि हमारा जीना बेकार है कि हमारा जीना सही है। बस ध्यान दो कि हमारा पढ़ना सही है, पढ़ाई पर फोकस रहेगा, नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिल जाएगी तो फिर छोकरी भी मिल जाएगी। ठीक है, पहले नौकरी लगा लो तब इन चीज़ों पे बात करना। तो यहाँ पे आकर भाई और बहन मत बोलने की बात ना करो, ये हमारा हम भाई नहीं है कि हम बहन नहीं है। ममता ममता, हाँ जी ममता ममता, 2 बार ममता, हेलो। चलिए आगे बात करते हैं। यदि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर, और ए से बी जाकर वापस ए आने में कुल समय 10 सेकंड लगता है। यानी ए से, गलत लिख गया ये, ए से वापस आना है उसे बी तक, ठीक है, यानी जो है 50 सेंटीमीटर है, और बी से जाकर वापस ए आने में कुल समय 10 सेकंड लगता है। ये आपका ए नहीं होगा, ये बी होगा। तो बी से वापस आ रहा है, वापस ए आने में उसे 10 सेकंड लगता है, तो औसत वेग क्या होगा ये बताना है। आप खुद देखो, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पॉइंट मैंने ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया मैंने बी, तो ए से बी तक की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ये क्या कहता है? ए और बी के बीच की दूरी है ये, तो व्यक्ति जो है ए और बी से जाकर वापस ए आने में कुल समय 10 सेकंड लगता है। कुछ गड़बड़ लिखा है इसमें, इसको देखते हैं। पॉइंट्स ए एंड बी इज 50 एंड द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी एंड बैक टू ए। चलो अच्छा, ये जो है ना इंग्लिश वाला जो है वो सही लिखा है। अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि ए से बी जाता है और फिर वापस ए पर आ जाता है। ये कहना क्या चाह रहा है? पहले तो ये ए से जाता है बी तक, ठीक है,
पहले जाता है ए से बी तक और फिर आ जाता है वापस ए पर। एक चीज बताओ, अगर कोई व्यक्ति ए से चला और बाद में भी ए पर है, विस्थापन क्या हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। और वेग बताना है तो वेग तो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन है जीरो, तो वेग क्या हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे बेटा हिंदी वाली लैंग्वेज थोड़ी सी गलत हो गई है। इंग्लिश वाली को देखोगे तो कहता है कि टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी, पहले ए से बी तक जाता है और बैक टू ए, तो फिर बी से ए पर भी आता है, 10 सेकंड लेता है। टाइम की हमें पता ही नहीं है, टाइम का मतलब ही नहीं है, जब विस्थापन ही नहीं हुआ फिर आंसर जीरो हो ही जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इंग्लिश में राइट दिया गया है। हिंदी वाले पे ध्यान ना दें, क्योंकि हिंदी में थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई है। बाकी का इंग्लिश में जो दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। और ऐसा अगर पेपर में भी होता है, हिंदी गड़बड़ आएगी तो इंग्लिश ही मानी जाएगी, लेकिन इंग्लिश गड़बड़ आएगी तो हिंदी नहीं मानी जाएगी, ये भी याद रखना, ठीक है। समझे नहीं? चलो मैं बताता हूं, दोबारा से बताता हूं। इसको हटा दो, इसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। बी तक की दूरी है 50 सेंटीमीटर। अब वो कहना ये चाहता है कि टाइम जो लिया है उसने 10 सेकंड का टाइम लिया, ठीक है, 10 सेकंड का टाइम लिया, लेकिन पहले तो वो गया है ए से बी तक, पहले वो गया ए से बी तक, ठीक है। फिर कहता है बैक आया ए तक, तो वो वापस भी लौटकर आया है ए तक। यानी ऐसे समझ लो कि आप घर से पहले कॉलेज गए और फिर कॉलेज से आ गए घर, इन दोनों चीजों में लगा 10 सेकंड का टाइम, और वो 10 सेकंड के बाद पूछा गया कि वेग क्या होगा। बेटा वेग कभी भी दूरी से नहीं निकाला जाता, वेग निकाला जाता है विस्थापन से। अगर दूरी कहोगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, पहले 50 गया और फिर 50 लौट के आया, 100 सेंटीमीटर। अगर विस्थापन कहोगे तो आपका पहले जहां खड़े थे और उस जगह से लौटकर अगर आप वहीं खड़े हो, विस्थापन जीरो है। आप जब तक एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं होगे, जैसे मैं यहां हूं और यहां पर आ गया तो मेरा विस्थापन हुआ है, लेकिन मैं यहां था, यहां से वापस फिर यहीं आ गया तो मेरा विस्थापन नहीं हुआ है। इसलिए आपका विस्थापन जो होगा वो जीरो हो जाएगा और वेग भी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हिंदी में गलत लिख गया है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 23। अब 23 यहां पे क्या कहता है, क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहा है। सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, सर वो तो HCl होता है। हाँ जी, HCl होता है। फिर कहता है ना, इसकी जो अभिक्रिया है ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन कार्बोनेट से की गई है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि NaSCO3 के नाम से दे रखा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से NaHCO3 के साथ में इसकी अभिक्रिया कराई गई है और ये कहता है कि कौन सी गैस निकलेगी। सर मुझे ये बता दो। बेटा एक चीज याद रखना, ये सोडियम जो है, ये सोडियम जो होता है ये क्रियाशील होता है। और क्रियाशील में क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। अगर ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है तो ये Na क्या करेगा, इस Cl को अपनी ओर खींच लेगा और यहां से H को बाहर कर देगा। अब आप खुद बताओ कि अगर NaCl को खींच लेगा तो क्या होगा? फिर इसके पास में जो बचा HCO3 और यहां पर H, तो यहां पर 2H मिलकर क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बना लेंगे और यहां से एक ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेंगे तो जल बन जाएगा, ठीक है। जब हम यहां पे क्रिया करा रहे हैं NaCl बनेगा, H2O बनेगा। अब खुद बताओ और क्या बचा? सर यहाँ पे C तो यूज ही नहीं हुआ। हाँ जी, C यूज नहीं हुआ। आपके ऑक्सीजन यहाँ पे 3 थे, आपने तो एक ही लिया है। हाँ जी, एक ही लिया है, तो फिर 2 का क्या होगा बेटा? 2 यहाँ पे जुड़ जाएंगे और इस प्रकार से जो गैस बनेगी वो कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी और ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो बताओ कितनों ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया था? डी दिया है, प्रयागी ने, ममता ने, इसके अलावा राम ने, ऋषा ने, इसके अलावा सबका आंसर आ गया है राइट। शर्मा जी, वाह जी वाह। शर्मा जी का राइट होना चाहिए, बाकी किसी से का हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्यों भाई राम? और क्यों भाई क्या नाम है इसका, मदन? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 24। यदि किसी विद्युत उपकरण का वोल्टेज दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन को समझना है। क्या दिया है? वोल्टेज दिया है। कितना दिया है? 220 वोल्ट का दिया है, ठीक है। तो B बराबर की वैल्यू दी है 220 की। फिर क्या कह रहा है? सर पावर दी है, पावर को प्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं P से। कितनी दी है? 110 वॉट की।
तो 220 वोल्ट की यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, और पावर कितनी है, 110 वाट की है। निकालना क्या है, धारा निकालनी है। सर ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें बी, पी और आई आते हो, यानी बी, पी और आई आते हो? हाँ जी है। कौन सा है? सर पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर बी आई। हाँ जी यही फॉर्मूला होता है। P की वैल्यू पता करनी है, नहीं है हमारे पास, कितनी है, 110 है। B की वैल्यू कितनी है सर, 220 है। करंट यहाँ पे निकालना है, I की वैल्यू पता करनी है, तो आप क्या कहोगे सर, I बराबर हो जाएगा 110 बटे 220। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 11 से इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कितनों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है यहाँ पर दिया है गीता ने। गीता तुम तो पीछे ही चल रहे हो क्या? त्रिशा का राम भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा? प्रयागी ने आंसर दे दिया ए, त्रिशा का आंसर बी है, मदन ने भी आंसर दिया है बी, और सुबी का आंसर आ चुका है 0.5 एम्पियर। राम ने भी आंसर दे दिया बी, ममता का आंसर आ चुका है डी। तो जो लोग यहाँ पे डी, सी और एक के साथ हैं बेटा गलत है। सीधा सीधा सिंपल सा है, P बराबर बी आई। एक फॉर्मूला होता है P बराबर बी आई, इस पर हम नाम रख, इस पर जो वैल्यू है वो उसको रख दो, आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और ये 25 क्या कहता है, ये 25 कहता है अगर किसी भी प्रोडक्ट हो, यानी कोई गैस है, गैसी अवस्था में, गैसी अवस्था से द्रव बनाना है और द्रव से ठोस बनाना है, तो रूपांतरण को क्या कहेंगे? पहले क्या कह रहा है भाई, पहले कह रहा है गैस से द्रव बना दो, फिर क्या कह रहा है, द्रव से ठोस बना दो। ऐसे समझ लो कि हमारे पास में क्या थी, वाष्प थी। जो वाष्प होती है ना, जो भाप होती है, आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या निकलती है, भाप निकलती है। तो वाष्प से क्या बन गया, उसे पकड़ा तो उसने कहा ठंडा कर दिया तो द्रव बन गया। ठीक है, फिर कह रहा है ना द्रव था और द्रव से मैंने क्या बना दिया, इसको ठोस बना दिया, यानी पानी से इसने फिर बर्फ जमा दी। तो बर्फ का जमना क्या कहलाएगा, तो बर्फ का जमना तो भाई यहां पे फ्रीजिंग कहलाएगा। तो ये तो सीधा सीधा आंसर हो गया, जमना। ठीक है, लेकिन वाष्प से अगर द्रव बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो जब हम वाष्प से क्या बनाते हैं, द्रव बनाते हैं, जब भी सॉरी वाष्प से हाँ गैस से द्रव बनाते हैं, वाष्प से द्रव बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं कंडेंसेशन, यानी संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। इसी की वजह से बादलों का निर्माण होता है, तो संघनन से ही बादल का निर्माण होता है। तो वहां पर जो वाष्प होती है, वहां से जो आपका समुद्र होता है, वहां से जो वाष्प निकल रही होती है, उसी से बादलों का निर्माण होता है, और वही बादल हमारे आके यहाँ क्या करते हैं, बारिश करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा संघनन और आपका फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। बाकी का आप बता दो भाई। जब ठोस से द्रव बनाया जाएगा तो गलन, जब द्रव से ठोस बनाया जाएगा तो फ्रीजिंग, जब द्रव से गैस बनाया जाएगा तो बाष्पीकरण, और जब गैस से द्रव बनाया जाएगा तो संघनन, और जब ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाए ऊर्ध्वपातन, और गैस डायरेक्ट ठोस में आ जाए तो निक्षेपण। ठीक है, गीता बाद में बोलेगी 25 में से 22 सही है, वाह। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। जेके प्रयागी ने आंसर दे दिया सी, त्रिशा का आंसर सी, मदन का आंसर सी, गीता देवी गजब। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26। निम्नलिखित में से कौन सा लड़कियों में यौन परिपक्वता यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी का लक्षण नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का नहीं है, बता दो किसमें, लड़कियों में। ऑप्शन आपके सामने, आवाज का फटना, तेली त्वचा, यहाँ पे स्तनों का आकार बढ़ना और मासिक धर्म। ये 4 ऑप्शन है बेटा। ग्रुप डी में सेम क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन उठा के मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। यही क्वेश्चन पूछा गया और उठा के ले आया है। हाँ जी, गोमती से तुम कॉल पे बात कर लो, लेकिन पढ़ाई कौन करेगा, पढ़ाई और कोई करने आएगा? गोमती से पहले बात कर लो फोन पे। सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात आती है तो जल्दी से आंसर दो। लड़कियों में यौन परिपक्वता का एग्जाम्पल नहीं है। आंसर क्या आ रहा है बेटा? त्रिशा का आंसर ए है, एएसपी बता रहे हैं बी, ममता बता रही है ए, सुबी यादव ने बताया ए, गीता देवी ए बता रहे हैं, जेके प्रयागी बता रहे हैं। आप एएसपी एमएलपी आप लोग तेज हो। एएसपी ने बताया है बी। बेटा एक चीज सोचना, लड़कियों की क्या आवाज फटती है?
आवाज लड़कों की फटती है, ठीक है। तो आवाज जो भारीपन आता है, जो मैं चिल्ला रहा हूं ना, तो आवाज कैसी लगी होगी, पता नहीं क्या कैसी आवाज आ रही है, फटी फटी सी आवाज आ रही है। तो ये फटी हुई आवाज जो होती है वो लड़कों में पाई जाती है, लड़कियों में नहीं, लड़कियों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। लड़कियों की आवाज कैसी होती है, पतली होती है। तेली त्वचा की अगर बात करूं मैं, तेली त्वचा जो होता है, ऑयली स्किन जो होती है, ऑयली स्किन की बात करते हैं, तो ये हार्मोनल चेंज की वजह से आती है। और हार्मोनल चेंज कब होता है, जब आप मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं। तो हार्मोनल चेंज की वजह से स्किन का जो स्किन पे जो ऑयल ऑयल दिखता है ना, वो ऑयली स्किन होने का मतलब है हार्मोनल चेंज। हार्मोनल चेंज जुड़ा होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी से। स्तनों का बढ़ना ये भी आपका लड़कियों में होता है। और मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन जो होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ये भी लड़कियों में होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आवाज का पटना जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। एएसपी को छोड़ के सबका सही है। हाँ, एएसपी लड़की थोड़ी है तो उसका सही हो जाएगा। लड़कियों की वॉइस स्वीट और पतली होती है। अगर लड़कियों की वॉइस स्वीट और पतली होती तो अरिजीत सिंह नहीं चल रहा होता, ठीक है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। बेटा जब लड़ाई करो ना आपस में, लड़कियां जब चिल्लाती हैं, मतलब लड़कियों का मतलब पत्नियां जब चिल्लाती हैं, तब समझ में आता है कि किसकी आवाज कम है, किसकी आवाज ज्यादा है, किसकी आवाज फट रही है, किसकी आवाज पतली है। लड़के भीगी बिल्ली बन जाते हैं, जैसे हमारे यादविन सर। चलो, क्वेश्चन नंबर आता है 27। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती। बेटा आपके पास में पेट है, सबके पास में पेट होगा। अगर पेट है तो जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में खाना डाइजेस्ट कैसे हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि आपने खाया और डाइजेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर कुछ ना कुछ पाया जाता होगा जो किसी ना किसी चीज का पाचन करता होगा। ऐसा ही इसके अंदर पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जठर ग्रंथि। हाँ जी बिल्कुल, जठर ग्रंथि कहा जाता है। और जब पेट के अंदर जो जठर ग्रंथि होती है ना, ये किसका सेक्रेशन करती है, किस किस चीज को निकालती है, तो आप कहेंगे सर पेप्सिन को निकालती है। पेप्सिन क्या होता है, तो पेट में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करना है तो आप देखेंगे कि पेट वहां पे यूज होता है। पेट के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका कैसा एंजाइम निकालती है, पेप्सिन निकालती है। दूसरा यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। आपके पेट में क्या होता है, HCl, जैसे आप कहते हैं ना, बाद में कहते हैं एसिड बन रहा है, एसिड है, HCl ही तो एसिड है जो खाने को गलाने का काम करता है। और उसके अलावा जो म्यूकस है, भाई खाने को गला सकता है तो क्या पेट की लेयर को नहीं गला सकता। तो ये पेट की लेयर को बचाने वाला कौन है, वो म्यूकस है। सर बचा कौन, लार। लार तो मुंह में आती है, पेट में किसके लार आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितनों का ऑप्शन नंबर बी है। सर ये पर्सनल, क्या पर्सनल हो गया। सर ये देखो मदन क्या बोल रहा है, क्या मदन, मदन क्या बोल रहे तुम। आंसर हो गया बी। बेटा मदन ध्यान देना, अभी थोड़ी देर में वहीं पहुंच रहा हूं मैं। फिर मत कहना फिर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दो। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या बनेगा। मैं अगर आपको यहां पे कहूं, अगर मैं अम्ल की अभिक्रिया करा दूं किससे, किसी ना किसी मेटल से, किसी ना किसी धातु से, और यहां पे क्या बन जाएगा, सर कोई ना कोई लवण तो बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल लवण तो बनना ही है। लेकिन जब भी अम्ल की अभिक्रिया कराई जाएगी तो यहां पे H2 गैस भी निकलेगी। सर एग्जाम्पल है कोई, हाँ जी है। जैसे यहां पे मैंने अम्ल ले लिया HCl, ठीक है, HCl ले लिया, और धातु ले ली मैंने कौन सी, जिंक ले ली। मैंने क्या ले लिया, जिंक ले लिया। क्या होगा, ये जिंक ज्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो जिंक जो है इस Cl को अपनी ओर खींच लेगा और ये क्या बना देगा, ZnCl बना देगा। क्या बना देगा, ZnCl बना देगा। और फिर बचा क्या हमारे पास, हाइड्रोजन बता, तो हाइड्रोजन यहां पे बाहर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं दूसरा एग्जांपल बताऊं तो बेटा मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और H2SO4 की अभिक्रिया करा दी किससे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम भी तो धातु है, और जब यहां पे मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है तो ये SO4 को अपनी ओर खींचेगा और H को विस्थापित कर देगा, तो MgSO4 बनेगा और यहां पर फिर से बाहर हो जाएगी H2 गैस। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि जब भी अम्ल और धातु की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, यहां पे एक तो लवण बनेगा और उसके अलावा यहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर सी, यहां पे बी गलत है, बी गलत है बेटा, राम भाई बी गलत है।
सी आंसर है, त्रिशा का सी आंसर सही है, प्रयागी का आंसर सही है। और सुबी यादव बेस एंड सॉल्ट होगा ना? हाँ जी, बेस एंड सॉल्ट कहाँ पे? बेस और सॉल्ट ही तो है, बेस नहीं होगा। बेस कहाँ से? क्षार थोड़ी होगा। यहाँ पे लवण बनेगा, कोई लवण, कोई भी लवण बन सकता है। जैसे मैंने बताया मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे मैंने जिंक क्लोराइड बना दिया। बेस का मतलब है कि वो क्षार होना चाहिए। क्षार का मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्षार होता है, ये होता है बेस। वो नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन क्यों आएगा? बेटा एक चीज याद रखना, एक बात याद रख लो, अगर किसी के साथ में अम्ल की क्रिया कराई जा रही है तो अम्ल के पास हाइड्रोजन ही तो होता है। अम्ल को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है कि उसके पास में हाइड्रोजन का आयन होगा। मैंने यहां पे क्या देखा? HCl। HCl मतलब H क्या है? हाइड्रोजन। H2SO4, H क्या है? हाइड्रोजन। तो अम्ल के पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का आयन अम्ल के पास होता है। और यहां पे जब भी बेस की बात आएगी तो उसके पास OH नेगेटिव आयन होगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। भाई आते हैं मेंडल की बात पर। जो आज की टाइम पे हम जेनेटिक्स को पढ़ते हैं और जेनेटिक्स के अध्ययन की बात करते हैं, तो आपको पता है किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। लेकिन ये मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था? तो आप बताएंगे सर मटर पे किया था। मटर के पौधे को ही क्यों चुना इन्होंने? वो बात हमसे पूछी जा रही है कि मेंडल ने आनुवंशिकी प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा? सर कॉल आ गई है। भाई पहले बात ही कर लो तुम, इसका आंसर तो दे नहीं पा रहे, इसका आंसर बताओ। यहां पे पूछा गया है, जब भी आनुवंशिकी के अध्ययन की बात की जाएगी तो मेंडल की बात की जाती है, और मेंडल ने किस पे किया प्रयोग? मटर पे किया था। और मटर के पौधे पर क्यों किया था? आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो चीज है ये जानो कि मटर के पौधे का जो जीवन चक्र होता है ना, वो जीवन चक्र कितना होता है? कम होता है। और अगर जीवन चक्र कम होगा मतलब लाइफ साइकिल इसकी क्या होगी? कम होगी। तो कम समय में कई सारी पीढ़ियों का ये अध्ययन कर सकता है। अभी यहाँ पे क्या है? प्रयोग किया, एक पौधे का प्रयोग कर लिया, कुछ टाइम बाद फिर दूसरे पे कर लिया, क्योंकि इसका जीवन चक्र ही छोटा है। तो जीवन चक्र छोटा होना यहाँ पे सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। दूसरा क्या था कि एक पौधे से बड़ी संख्या में बीज उत्पन्न हो सकते हैं इसके। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अधिक संतति उत्पन्न हो सकती हैं। यहां पे एक पौधे से बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं तो अधिक संतति भी उत्पन्न होंगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। इसके अलावा यहां पर जो गुण होते हैं ना, वो गुण इसके बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं। सर इसके अंदर गुण क्या होते हैं? तो बेटा गुण क्या होगा? या तो ये लंबा होगा, लंबा नहीं होगा तो भैया बौना होगा, ठीक है। क्या होगा? या तो लंबा होगा या फिर बौना होगा। या तो इसका बीज पीला होगा, पीला नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भैया? हरा होगा। तो पीले को भी पहचान लोगे, हरे को भी पहचान लोगे। या तो बीज जो होगा वो कैसा होगा? गोल होगा। अगर गोल नहीं होगा तो कैसा होगा? झुर्रीदार होगा। तो भाई गोल हो गया तब भी पहचान लोगे, और झुर्रीदार आ गया तब भी पहचान लोगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर थी। दूसरा, मटर उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन, अपने आप को परागण करने की क्षमता, यानी मेल को फीमेल से मिलाने की क्षमता इसके पास में भी होती है। दूसरा, इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है कि इस वाले मेल को दूसरे वाले पौधे के फीमेल से यहां पर मिलाने की क्षमता होती है। तो यहां पर उभय लिंगी होता है, परागण का नियंत्रण करता है। अब आंसर देते हैं। क्यों चुना? क्योंकि मटर के पौधे बहुत बड़े होते हैं। भैया बहुत बड़े तो नहीं होते हैं, ठीक है, वैसे ही छोटे होते हैं। क्योंकि मटर के पौधों में केवल एक ही गुण पाया जाता। भैया एक गुण पाया जाता, फिर कैसे इसका प्रयोग कर पाते? इसके अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। और गुण कौन से हैं? और ऐसे गुण पाए जाते हैं जो स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। मटर के पौधे को आसानी से नहीं उगते भैया, आसानी से हर जगह बहुत अच्छी तरीके से उगा सकते हैं। अब बचा क्या? मटर के पौधों में स्पष्ट विपरीत गुण होते हैं और उनका परागण नियंत्रण किया जा सकता है। ये बात सही है, इनके परागण को नियंत्रण किया जा सकता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। इसका सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता है। आगे बढ़े। जो भूखा है वही खा रहा है। किस चीज को? अब कभी वापस नहीं आएंगे। कौन कहां पे वापस नहीं आएगा? कहां जा रहे हो?
क्वेश्चन नंबर 13 की बात 30 की बात कर रहे हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन को आपको वहां पे सॉल्व करना है, बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है। बेटा ये जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो अभी आपका प्रेजेंट में एग्जाम चल रहा है। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं वह लोग जो है एग्जाम देकर आते हैं और देख देने के बाद में जो क्वेश्चन भेजते हैं वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ। यहाँ पर याद रखना, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपका बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है पेपर, इस चीज को समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है डिटर्जेंट किस प्रकार के जल में घुलता है या अच्छी तरह कार्य करता है। भाई डिटर्जेंट क्या होता है, सर्फ एक्सल, टाइड, ये जो ऐड आते हैं ना, घड़ी डिटर्जेंट, ये जो ऐड आते हैं ये क्या है, ये डिटर्जेंट होते हैं, ये सर्फ होते हैं। अब यहां पर पूछा गया ये किस में घुल जाएगा, भैया ये आसानी से झाग तो कठोर जल में बना लेता है, सफाई के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर मृदु जल भी है ना, ये उसमें भी काम कर सकता है। ये कठोर जल हो चाहे मृदु जल हो, उसमें ये झाग देगा ही देगा। आप किसी भी पानी में यहाँ पे सर्फ डाल दो, उसमें झाग आएगा ही आएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रकार से आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन हो गया और आखिरी क्वेश्चन का भी आंसर मैंने बता दिया है। तो ये दोनों में प्रभावी होता है, चाहे वो आनुवंशिकी की बात हो, चाहे वो डिटर्जेंट की बात हो, चाहे हम यहाँ पे अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हो, चाहे हम यहाँ पे यौन परिपक्वता की बात करें, चाहे हम पेट की बात करें, या फिर आपके यहाँ पे गलन की बात करें, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की बात करें, मैंने सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अगर आपने इन चीजों को समझा है तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में आगे निकल पाओगे। अगर आपने नहीं समझा है, आप यहाँ पे केवल यही बात करने आते हो कि शर्मा जी कैसे हैं, यादव जी कैसे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो इनको छोड़कर पहले फोकस करो पढ़ाई पर, और पढ़ाई पर फोकस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम भी अच्छा जाएगा। ठीक है, और पढ़ा दो गुरुजी प्लीज, और का पढ़ा दो भाई, और क्या जितने क्वेश्चन थे करा दिए। आपको ब्लॉक कर रहे हैं, किसे, मुझे कर रहे हो, मुझे कर दो, ठीक है। नाइस सेशन, लुकिंग हैंडसम, अच्छा जी, चलिए ठीक है। बाकी का लड़ाई वड़ाई करते रहना अपनी, क्योंकि मेरी क्लास खत्म होगी, अब आपके पास में पूरा पूरा टाइम होगा, बहुत टाइम तक ये चलता है, आप लड़ाई कर सकते हो। आप चलते हैं आगे, बाकी का मैं अपना और बता देता हूं कि बेटा अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है, आपने देख लिया होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो बेटा कुछ नहीं करना, आप बाईएससी ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। बाईएससी ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हो तो वहां पर जैसे ही आप लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद में आपका क्या होगा, यहाँ पर हमारे बैचेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी हमारे होम पेज पे आपको बैचेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो आपका यूपीएसआई का बैच हो, चाहे आपका यहाँ पे साइंस की बैच हो, चाहे वो आपका यहाँ पर चाणक्य की बैच की बात की जाए, आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एग्जाम आपके मात्र 99 में पूरा कराया जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि सर 99 रुपए में आपको कोई कोर्स मिल जाए और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में मिल जाए, अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए, अच्छी स्किल्स के साथ में पढ़ाया जाए, और जितने भी टीचर हैं वो बहुत ही ईजी वे में समझाएं और हमारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाए, तो बेटा ये क्लासेस, ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत प्रभावी होने वाली है। और आपको वही पता होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए थ्योरी के साथ में टेस्ट सीरीज का भी उपयोग होता है। तो आप टेस्ट सीरीज में जाकर वहां पर कोई भी टेस्ट सीरीज यहां पर दे सकते हो। दूसरा, आपको यहाँ पे नोट्स भी, हम कई सारे नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, चाहते हैं आपको चीजें मिलें, आप यहाँ पे बाईएससी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। मैं अंजलि उपाध्याय, अच्छा ममता, 2 बार ममता, अंजलि उपाध्याय, 1 बार अंजलि उपाध्याय, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा मुझे लगता है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस क्लास का टाइम जो है वो 12 बजे है। आप दोपहर 12 बजे मेरे साथ में रोजाना जुड़ सकते हैं, और ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगी, आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचाएगी अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में साइंस का वेटेज अच्छा रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन क्लासेस को जरूर देखना, और आपने अगर नहीं देखी तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे कराए हैं, वो भी देख लिए होंगे, तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 100% की गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं 70 से 90% की गारंटी जरूर दूंगा कि आपका पेपर में 70 से 90% तक जरूर फंसेगा। और इसी प्रकार से हमारे साथ में रोजाना जरूर जुड़िएगा, 12 बजे के बाद टाइम याद रखिएगा, 12 बजे, ठीक है। ये साइंस की क्लास आपको रोजाना मिलती रहेगी, इसी प्रकार से आप रोजाना हमारे साथ में जुड़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।